बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड ईयर का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कूलम लॉ। कूलम लॉ को हम क्या करेंगे, दो लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट होगा और एक सेकंड पार्ट होगा। दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कूलम लॉ इंशाल्लाह अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब सेकंड ईयर के अगर बोर्ड एग्जाम आपके करीब है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडीकेट हो नम्स हो, तो दोनों के लिए क्या हो इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं हर पॉइंट इसमें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, चाहे एमडीकेट से रिलेटेड हो या एपीएससी बोर्ड। मतलब मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा और लास्ट में एडवांस तक। मतलब एमडीकेट के लिए भी क्या होगा, 100% सही होगा, और जो एफएससी सेकंड ईयर की बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होगा, 100% सही होगा। तो आप लेक्चर को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह कूलम लॉ से रिलेटेड हर पॉइंट इंशाल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ। अब कूलम लॉ ये सेकंड लेक्चर है। कूलम लॉ सिंपल, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको उस चीज़ का एप्लीकेशन आना चाहिए, कूलम लॉ। अब कूलम लॉ हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हाई वी यूज कूलम लॉ। बाद में हम इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेरिवेशन हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस की तरफ चले जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाई वी यूज कूलम लॉ। कूलम लॉ हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि कूलम लॉ हम यूज क्यों करते हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए या कूलम फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलम लॉ। तो कूलम लॉ हम क्यों यूज करते हैं, ये इसका आंसर क्या हो गया, टू कैलकुलेट द कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, वहां पर पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पर मैंने कंप्लीटली हर चीज उसमें क्या क्या डिफाइन किया, तो आप उसको देख सकते हो, इससे पहला लेक्चर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नोट्स। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंडीशन। बास बुक में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा हुआ है, कुछ बुक में एजम्पशन लिखा हुआ है, कुछ में लिमिटेशन लिखा हुआ है। तो ये तीनों लफ्ज क्या है, मतलब मानी अलग अलग है, मगर उसका जो आंसर है वो क्या है, सेम है। अगर आपसे पूछे कि कूलम लॉ का कंडीशन क्या है, कूलम लॉ के एजम्पशन क्या है, या कूलम लॉ के लिमिटेशन क्या है, तो इन तीनों का आंसर क्या है, सेम है। तो याद रखना, कंडीशन का मतलब क्या है, या सिंपल एजम्पशन, मतलब कूलम लॉ किस चीज पर होल्ड करता है। कूलम लॉ का एजम्पशन क्या है, मतलब कूलम लॉ के कौन से कंडीशन है जिसके तहत कूलम लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। या लिमिटेशन का मतलब क्या है कि कूलम लॉ सिर्फ इसी चीज पर अप्लाई होती है, इसके अलावा किसी और चीज पर अप्लाई नहीं होती। तो इन तीनों लफ्ज का आंसर क्या है, सेम है। तो आपने याद रखना है, कूलम लॉ के कंडीशन, एजम्पशन या लिमिटेशन, ये तीनों क्या है, सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चेंजेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। याद रखना, कूलम लॉ किस पर एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस पर क्या है, एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस। याद रखना, ये दो कंडीशन है। कूलम लॉ किस चार्जेस पर एप्लीकेबल है, स्टेशनरी चार्ज, मतलब पॉइंट चार्जेस पर। सेकंड क्या है, स्टेशनरी चार्जेस। इस पर, इसी दोनों कंडीशन के तहत कूलम लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जिसके दरमियान, मतलब ऐसे चार्जेस जिसके दरमियान, मतलब जिसका जो दरमियान वाला डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो एज कम्पेयर टू उसके साइज। लेट सपोज ये दो चार्जेस है ना, ये एक चार्जेस चार्ज 1 और ये चार्ज 2। अगर मैं इसको क्या करूँ, बहुत दूर ले जाऊँ, इसका जो दरमियान वाला जो बिटवीन डिस्टेंस है वो इसके साइज से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, इसको हम क्या नाम देंगे, पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस आपने सिंपल किस तरह डिफाइन करना है, आसान लफ्जों में, जिसका डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो उसके साइज के रिलेटेड। तो ये क्या है, आप इस तरह आसान लफ्जों में भी डिफाइन कर सकते हो। तो पॉइंट चार्जेस क्या हो गया, वो चार्जेस जिसका दरमियानी डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो उसके साइज के मुताबिक, तो क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस वो चार्जेस जो रेस्ट पर हो, कौन से चार्जेस, जो रेस्ट पर है उसको हम क्या नाम देंगे, स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी का मतलब भी क्या है, एट रेस्ट स्टैटिक चार्जेस। तो ये कूलम लॉ के कंडीशन, एजम्पशन या लिमिटेशन है, ये दो है। अब इसके बाद याद रखना को, अब कुछ कूलम लॉ की क्या है, इंट्रोडक्शन है, सही। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कूलम लॉ है क्या, किस तरह लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ है। तो बस बुक में अगर आपने देखा है केपीके बुक, पेट्रोल, मैं तमाम बुक को देख कर फिर ये लेक्चर बनाता हूँ। सही, तो उसमें क्या लिखा है कि कूलम लॉ कौन सा लॉ है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो कूलम लॉ कौन सा, गिव द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। कूलम लॉ कौन सा लॉ है, याद रखना, कूलम लॉ क्वांटिटेटिव, कौन सा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव लॉ है। कूलम लॉ कौन सा लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ क्यों है, क्योंकि ये हमें फोर्स की मेजरमेंट के बारे में बताता है कि जो दो चार्जेस है ना, उनके बिटवीन जो फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कम है, सही है। तो इसलिए ये फोर्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब
मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की मेजरमेंट के बारे में बताया था। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स आया ज़्यादा है या कम है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताता है, उसकी मिकदार बताता है। तो इसलिए क्या बन गया, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान आया फोर्स ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए कौन सा लॉ बन गया, क्वांटिटेटिव लॉ। तो इसलिए फोर्स की मेजरमेंट के बारे में ये बताता है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, क्वांटिटेटिव लॉ। इसके बाद ये कौन सा लॉ है, एम्पिरिकल लॉ। इसको हम कौन सा लॉ कहेंगे, एम्पिरिकल लॉ। ये कौन सा, जिसका रिजल्ट किस पर बेस कर रहा हो, एक्सपेरिमेंट पर। मतलब ये इसको हम क्या नाम कौन सा लॉ कहेंगे, एम्पिरिकल लॉ। क्यों, एम्पिरिकल लॉ वो लॉ होता है जो क्या है, एक्सपेरिमेंट करके बाद में उसको हम क्या निकालते हैं, उस लॉ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, डिड्यूस करते हैं। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर ही उस लॉ को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसलिए कूलम लॉ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के तहत उस पर एक्सपेरिमेंट हो गए, बाद में उसे क्या बनाया, लॉ बनाया। तो इसका जो रिजल्ट है, तो कूलम लॉ का रिजल्ट बेस किस पर है, एक्सपेरिमेंट पर है, बाद में उसे लॉ बन गया। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, एम्पिरिकल लॉ। अब सिंपल कूलम लॉ का स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन। सही है, कूलम लॉ का स्टेटमेंट, ये बेसिक चीजें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम कम्प्लेक्स पॉइंट, हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक पॉइंट, क्योंकि बेसिक भी बहुत जरूरी है। अब कूलम लॉ का स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन, कूलम लॉ का स्टेटमेंट और डेरिवेशन हम क्या करेंगे, कूलम लॉ को डिफाइन भी करेंगे, उसके स्टेटमेंट भी लिखेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दो चार्जेस, चार्ज 1 और चार्ज 2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को मैंने किससे लिखा है, आर। ये इस चार्ज पर इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये चार्ज इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सही है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको मैंने किससे जाहिर किया है, एफ से जाहिर किया है। अब कूलम लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सबसे पहला स्टेटमेंट कूलम लॉ का क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि जितना दो चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस का, याद रखना कूलम लॉ क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। कूलम फोर्स कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। ये हम क्या करेंगे आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कूलम फोर्स किस तरह म्यूचुअल फोर्स है। तो याद रखना कूलम फोर्स क्या है, जो एफ है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये जो फोर्स है ना, कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब फोर्स का इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक चार्ज के साथ नहीं, दोनों चार्जेस के साथ। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट, कूलम लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस का। सही है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब इन दोनों चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। लेट सपोज Q1 और Q2 मैंने यहाँ पर लिखे। Q1 क्या है, लेट सपोज Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, हम क्या 3 कूलम। सही है, 3 कूलम मल्टीप्लाई बाई, और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 कूलम। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बन जाएगा, 3 2 जार 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया है, 6 कूलम। लेट सपोज अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिख लूँ, सही है, यहाँ पर एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। सही है, फोर्स मैंने लिख लिया कि फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के साथ उसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, तो लेट सपोज अगर Q1 का मैं सपोज करो, Q1 का इस दूसरे से एग्जांपल में लेट सपोज के उसका जो मैग्नीट्यूड है, कितना चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 कूलम, और दूसरे चार्ज का कितना है, लेट सपोज Q2। यहाँ पर मैंने दोनों Q1 लिखे, सही, यहाँ पर आप Q2 लिखो। सही, Q2, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, लेट सपोज वो क्या है, वो भी क्या है, 4। अब क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 16। तो याद रखना इसका मतलब ये हुआ, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड, मतलब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अगर आप उसका प्रोडक्ट लोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स भी ज्यादा आएगा। मतलब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर आप उसका प्रोडक्ट लोगे, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा आ गया तो फोर्स भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इन केस में देखो दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, एक 3 है और एक 2 है, तो क्या आ गया आंसर, 6 कूलम। तो अगर मैग्नीट्यूड कम आ गया तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल क्या रिजल्ट हमने निकाल दिया, अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अगर आप उसका प्रोडक्ट लोगे, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा आ गया तो फोर्स भी ज्यादा आ गया। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम था तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल, अगर आप दो बड़े चार्जेस लोगे, दोनों का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर उन दोनों चार्जेस का मतलब मैग्नीट्यूड कम होगा तो वो एक दूसरे पर कम फोर्स क्या करेंगे, कम फोर्स लगाएंगे। सिंपल ये।
तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था तो प्रोडक्ट आप लोगे तो फोर्स भी ज़्यादा आएगा, अगर मैग्नीट्यूड चार्जेस का कम था अगर आप प्रोडक्ट लोगे, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फिजिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, कम आएगा, डायरेक्ट रिलेशन। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा है, सिंपल अपने डेरिवेशन को याद करना है, स्टेटमेंट खुद लिखना है। यहाँ पर क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, सेकंड स्टेटमेंट कूलम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो एक ही स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, मगर मैंने उसके दो हिस्से यहाँ पर करके लिखे। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन में वो कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और हमारे साथ क्या है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, सिंपल के कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, मगर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ जाए फोर्स के दरमियान तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, अगर आप दो चार्जेस, लेट सपोज ये दो चार्जेस है ना, चार्ज 1 और चार्ज 2, अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे, नहीं डिस्टेंस मतलब इसको दूर ले जाओगे, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर आप इसको करीब ले आओगे तो डिस्टेंस कम होगा, तो जब डिस्टेंस कम होगा तो इसका कूलम फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल इनवर्स रिलेशन का मतलब ये, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज्यादा। इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ जाएगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में अक्सर एमडीकेट नम्स वगैरह या बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कूलम लॉ कौन सा लॉ ओबे करता है। याद रखना, कूलम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा लॉ ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। किस तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि कूलम फोर्स का डिस्टेंस के साथ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसलिए कूलम लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सही है। अब इसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपली कंबाइन करेंगे उस एक कूलम फोर्स को निकालने के लिए। मतलब कूलम फोर्स को मैंने क्या बताया कि कूलम लॉ का मेन मकसद क्या है, कूलम फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दोनों सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मेजर करना है। तो इसलिए आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा, उससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, एक फार्मूला बनाऊंगा जिससे मैं कूलम फोर्स को कैलकुलेट करूंगा। ये कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो सिंपल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दोनों इक्वेशन मैंने कंबाइन कर लिए। अब इसके बाद अब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी निशान को क्या करना है, खत्म करना है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी निशान को खत्म करूंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाऊंगा, तो इसलिए कूलम फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए उसका कांस्टेंट, उसको वो कौन सा कांस्टेंट है, के। तो इसलिए मैं इस प्रोपोर्शनलिटी निशान को अगर खत्म करूंगा तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। ये कौन सा कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसलिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये सबसे क्या है, प्राइमरी या जनरल फार्मूला है, प्राइमरी या आप कह सकते हो जनरल फार्मूला ऑफ कूलम लॉ। सही है, जनरल फार्मूला या प्राइमरी फार्मूला है कूलम लॉ का। तो इसके बाद मैंने के हमारे साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के को हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। अब के किसके इक्वल होता है, याद रखना, कूलम कांस्टेंट या यहाँ पर के की वैल्यू, के किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 4 E नोट। सही है, ये के किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 E नोट। तो यहाँ पर ये अगर आप 1 डिवाइडेड 4 की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और ई नोट हमारे साथ क्या है, ई का यानी ये ग्रीक लेटर है ई, ये इस तरह, ये इसको हम ई नहीं, मतलब इसका शक्ल बिल्कुल ई के जैसा, ये क्या है, ये ग्रीक लेटर, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। सही है, अगर आप इसके साथ ये लगाओगे ये नोट तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन या ई नोट। सही है, तो इसलिए ई नोट, तो अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नोट, सही है, इसको मैं ई कहता हूँ या एप्सिलॉन। सही है, ये जीरो लगाओगे तो इसको मतलब क्या है, नोट। तो इसलिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये ई नोट, इसको हम क्या नाम देंगे, ई नोट की भी कुछ वैल्यू होती है, ई नोट की एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम क्या नाम देते हैं, ई नोट की, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये ई नोट क्या है हमारे साथ, ई हमारे साथ एक ग्रीक लेटर है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, उसके साथ जब छोटा जीरो लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, नोट, ई नोट। तो सिंपल
इसको फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू क्या है याद रखना है, इसकी वैल्यू अपने याद रखना है, यूनिट भी याद रखना है। यूनिट में भी बताऊंगा कि यूनिट किस तरह निकालते हैं, के का यूनिट किस तरह निकालते हैं और ई का यूनिट किस तरह निकालते हैं। तो ई की वैल्यू क्या है, ई नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। याद रखना, अगर आपने फिजिक्स में यूनिट याद करना है तो आपने क्या करना है, फार्मूले से यूनिट ही निकालना है। तो आपने इस तरह क्या करना है, इस तरह यूनिट को सिंपल रटा नहीं मारना है, तो इस तरह इंसान भूल जाता है। तो आपने क्या करना है, फार्मूले से ही यूनिट निकालना है। तो यहाँ पर आपने किसका, के कूलम कांस्टेंट का क्या करना है, यूनिट अगर निकालना है, सही है। अगर आपने कूलम कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो आप किस तरह निकालोगे, सिंपल आपने इसको इस फार्मूले को अरेंज करना है के लिए, सही है। तो आर यहाँ पर डिवाइड है तो एफ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एफ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q1 Q2 और साथ में के, सही है। तो आपने के का यूनिट निकालना है तो ये Q1 Q2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 और Q2, सही है। अगर चार्जेस दोनों सेम थे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था, तो सिंपल आप दोनों के साथ क्या लिखो, Q1, या सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हो Q का स्क्वायर, सही है। तो वो फर्क नहीं पड़ता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर हमारे साथ क्या है, एक डिस्टेंस है, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। यहाँ पर चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों दो चार्जेस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए ये कूलम स्क्वायर जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इसका ये किस में हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट है। तो इसलिए आप फार्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका यूनिट किस तरह निकालते हैं, इसको अभी मैं बताऊंगा। ये सिंपल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये दो चार्जेस के दरमियान क्या है, कि किसी भी ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कितना अलाउ करता है। ये परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिट करना मतलब अलाउ करना, मतलब दो चार्जेस के दरमियान ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम। जब दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मतलब वहाँ पर कोई मीडियम आपने प्लेस नहीं किया है, दो चार्जेस के दरमियान जब कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पर जब ई नोट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या रहेगी, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि चार्जेस को मतलब ये फोर्स चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, फ्री स्पेस है, मतलब ये चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको कितना अलाउ करता है, कितना परमिट करता है, उसको हम क्या नाम देंगे, ई नोट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अब इसको इसका यूनिट किस तरह निकालते हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर के की वैल्यू पुट करूंगा। ये फार्मूला हम मजीद पढ़ेंगे, मीडियम के लिए फोर्स की, कॉलम फोर्स की वैल्यू फाइंड करना, इसी तरह ये फार्मूला मैं बताऊंगा ये कब हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइट पे हो जाता हूँ। परमिटिविटी हम किसकी बात कर रहे थे, परमिटिविटी को की बात कर रहे थे, मतलब ई नोट किसकी बात कर रहे थे, ई नोट, जिसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। तो इसकी हमने बात कर ली कि हम इसका यूनिट किस तरह फाइंड करते हैं, और एक क्या है के का यूनिट किस तरह फाइंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब सिंपल क्या है कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, कोई भी मीडियम ना हो, तब उसके दरमियान उसकी जो ई नोड उसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो तो वहाँ पर फिर क्या होता है, मतलब कोई मीडियम ना हो तो वहाँ पर ई नोट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 10⁻⁻12। तो इसलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि जब दो चार्जेस के दरमियान मतलब एक Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, और दरमियान में कोई मीडियम ना हो, तो फोर्स की ब्लॉकेज या फोर्स का रेजिस्टेंस, मतलब फोर्स जब दरमियान चार्ज 1 Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है और Q1 Q2 पर कितना लगा रहा है, मतलब वहाँ पर फोर्स कितना ब्लॉक हो रहा है, फोर्स कितना रुक रहा है। तो सिंपल परमिटिविटी का मतलब ये है। परमिटिविटी का मतलब क्या है कि परमिट करना, फोर्स को ब्लॉक करना है। इस चार्ज दोनों चार्ज के दरमियान जब आप एक मीडियम यूज करते हो, सही है, जब मीडियम यूज नहीं करते हो तो वहाँ पर फिर हम उसकी वैल्यू क्या होगी, परमिटिविटी की वैल्यू ई नोट की वैल्यू क्या होगी, 8.85, जब कोई मीडियम ना हो, 8.85 10⁻⁻12। लास्ट में मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको हम ई नोट और के कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, इसका यूनिट, डायमेंशन, बेस यूनिट और इसका तमाम एक टेबल बनाऊंगा, उसकी जो वैल्यू होगी, यूनिट होगी, बेस यूनिट, डायमेंशन, इसको तमाम एक कंपेयर करके दोनों का एक कंप्लीट डिटेल सार लिखूंगा। सही, आपने कंफ्यूज नहीं होना है।
इनो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या और के कूलम कांस्टेंट का, उसका डायमेंशन, यूनिट, बेस यूनिट, सिंपल एसआई यूनिट, बेस यूनिट और डायमेंशन तीनों का क्या और ई नोट का दोनों तीनों का एक टेबल की फॉर्म में आपको लिखवाऊंगा, सही है लास्ट में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब मैंने आप एक फार्मूला अभी ड्राइव करवाया था इससे पहले कि F इज इक्वल टू कॉलम फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम ना हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू मैंने आपको बता दी कूलम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नोट। ई नोट हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है। तो K की वैल्यू सिंपल इस इक्वेशन में पुट करो, K की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसलिए फोर्स के साथ मैंने क्या लिख लिया, F वैक्यूम। F वैक्यूम का मतलब क्या है कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम रखा नहीं हुआ, इस दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कुछ भी हो सकता है, आप इन ये लेट सपोज चार्ज 1 और ये चार्ज 2, इन दोनों के दरमियान आप कोई भी शीट रखो, कोई भी मतलब ये दो चार्जेस इसके दरमियान आप कोई भी रखो, प्लास्टिक रखो, कोई भी रबर, कोई भी चीज आप रख सकते हो, सही है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मीडियम। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम हो। वैक्यूम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस। दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो फिर हम कूलम लॉ का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये F वैक्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको अब कब, जब इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, जब कोई भी मीडियम दो चार्जेस के दरमियान ना हो। इसके बाद के इसको हम क्या नाम देते थे, कूलम कांस्टेंट, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, सही है। अब ये के किस चीज पर डिपेंड करता है, याद रखना ये अक्सर क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि के जो कूलम कांस्टेंट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। याद रखना सबसे पहला मीडियम बिटवीन द चार्जेस, क्या आपने इन दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम यूज किया है, सही है। तो के किस चीज पर डिपेंड करेगा, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, सही है। के मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, इन दो चार्जेस के दरमियान आपने प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, किस चीज का मीडियम आपने यूज किया। सेकंड पॉइंट क्या है, सिस्टम ऑफ द यूनिट, क्या किस चीज पर डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ द यूनिट। सिस्टम ऑफ द यूनिट से मुराद ये है कि आप इसमें कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, सही है। मतलब यहाँ पर चार्जेस का जो ऐसा यूनिट है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और रेडियस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। मतलब आप इन तमाम जो के का वैल्यू है, मतलब इन तमाम चीजों को आप ऐसा यूनिट में ले रहे हो या कोई और यूनिट में ले रहे हो, सीजीएस यूनिट, कोई और फुट फॉन्ट स्क्वायर सिस्टम में ले रहे हो, मतलब तो इसलिए के यूनिट पर भी डिपेंड करेगा, के किस पर, यूनिट पर भी डिपेंड करे कि आप किस सिस्टम में चार्जेस, डिस्टेंस और साथ में फोर्स का यूनिट ले रहे हो। अगर आप एसआई में ले रहे हो तो फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप सीजीएस सिस्टम में लोगे तब के की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसलिए सिस्टम ऑफ द यूनिट पर भी डिपेंड कर रहा है, सही है। अब इसके बाद ये दो चीजों पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रखना कूलम फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा। याद रखना पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं कि कूलम फोर्स डायरेक्टली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब दो चार्जेस का अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा आ गया तो कूलम फोर्स भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट कम आएगा तो कूलम फोर्स भी क्या आएगा, कम। सिंपल है, आप चार्जेस का प्रोडक्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया। लेट्स सपोज दो चार्जेस है Q1 और Q2, पहला प्रोडक्ट पहला चार्ज क्या है 4 और दूसरा चार्ज क्या है 3, 4 3 12, प्रोडक्ट क्या गया 12। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हो गया। लेट सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट सपोज इस केस में Q1 क्या है 2 कूलम और Q2 क्या है 3 कूलम, सही है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो क्या आएगा 2 3 6। मतलब इस केस में प्रोडक्ट क्या आ गया, कम आ गया। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट कम आ गया तो फोर्स भी क्या आएगा, कम आएगा। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा आ गया तो फोर्स भी क्या आएगा, कम आएगा। तो इसलिए कूलम फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस का मतलब क्या है, डिस्टेंस पर। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कूलम फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, सही है, कि कूलम फोर्स का इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ, सही है। अब किस तरह, लेट सपोज अगर मैं आपसे बात करो कि यहाँ पर मैं डिस्टेंस, लेट सपोज अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब क्या है हाफ, 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है, 1 डिवाइडेड बाई 2। लेट सपोज डिस्टेंस क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो फोर्स कितनी गुना हो जाएगी, तो फोर्स का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है।
मैं एमसीक्यू सिंपल आपको समझाने के लिए एक एमसीक्यू लग रहा हूँ। सही है कि अगर आप डिस्टेंस क्या हो जाए, हाफ हो जाए, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हम हाफ कर दे, डबल कर सकते हैं, 4 गुना कुछ भी कर सकते हैं। सही है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस को क्या किया 1/2, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 का आप स्क्वायर ले लो। सही है, 1 डिवाइडेड बाई 2 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। सही है, 1 डिवाइडेड बाई 4, तो फोर्स क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। फोर्स क्या होगा, अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 आता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। लास्ट में मैं इसी केस पर 2-3 एमसीक्यूज का आपको करवाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। सही है, अगर हम सही, अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, इस पर मैं लास्ट में 2-3 या 4 एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब ये एमसीक्यूज मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अब आप चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम यूज करो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। याद रखना, कूलम फोर्स मीडियम बिटवीन द चार्जेस पर भी डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पर भी डिपेंड करेगा और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस पर भी डिपेंड। यहाँ पर आपको नजर भी आ रखे कूलम फोर्स के पर, मतलब के एक तो कांस्टेंट वैल्यू ना, अगर आप सिस्टम यूनिट मतलब अगर आप एसआई की बजाय के की वैल्यू, अगर आप के की वैल्यू एसआई की बजाय सीजीएस में लेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। जब के की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको फार्मूले से याद रखना है कि कूलम फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि आप मीडियम मतलब चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पर डिपेंड कर रहे हैं और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। आपने चार्जेस के दरमियान कितना डिस्टेंस रखा है, सेपरेट कितना किया, मतलब वो उसका डिस्टेंस कम गया बढ़ा दिया, तो इसलिए इस पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट में सिस्टम ऑफ द यूनिट, और सिस्टम ऑफ द यूनिट पर भी डिपेंड करे कि आप किस सिस्टम में फोर्स, डिस्टेंस और साथ में चार्जेस का वैल्यू ले रहे हो। आप जिस तरह एसआई में चार्जेस की यूनिट क्या है कूलम, डिस्टेंस का मीटर और साथ में फोर्स का न्यूटन है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ द यूनिट पर भी डिपेंड करे कि आप तमाम चीज़ों का या फिर चार्जेस का, डिस्टेंस का, फोर्स का, इन तमाम वैल्यू को एसआई में ले रहे हो या कोई और सिस्टम में ले रहे हो, तो इसलिए सिस्टम ऑफ द यूनिट पर भी डिपेंड करेगा। अब इसके बाद अगर आपके साथ दो चार्जेस के दरमियान अगर आपने क्या यूज किया, मीडियम यूज किया। लेट सपोज अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान क्या यूज करेंगे, मीडियम यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। लेट सपोज वो मीडियम कोई भी हो सकता है, हम इन दो चार्जेस के दरमियान क्या यूज कर रहे हैं, मीडियम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्लस माइनस मतलब दो चार्जेस, मतलब अब लास्ट में मैं बताऊंगा ये दोनों चार्जेस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकता है, एक प्लस एक नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट में मैं बताऊंगा फोर्सेस का अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर। तो आपने याद रखना कूलम फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक में भी बताऊंगा लास्ट में प्रॉपर्टीज के, कूलम फोर्स किस तरह फोर्स है, इसलिए आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर लेट सपोज इन दो चार्जेस के दरमियान हमने क्या यूज किया, एक मीडियम यूज किया। जब मीडियम हम यूज करते हैं, जब मीडियम यूज करते हैं तो याद रखना फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है मीडियम की आने से, क्योंकि Q1 अब Q2 पर भी फोर्स लगा रहा है, इसी तरह Q2 Q1 पर लगा रहा है और Q1 Q2 पर लगा रहा है। तो जब मीडियम इन दो चार्जेस के दरमियान आ गया, कोई प्लास्टिक आ सकता है, एल्यूमिनियम कोई भी शीट आ सकती है, तो इसलिए आप फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये Q2 Q1 पर उतना फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। क्यों ब्लॉक हो गई, क्योंकि यहाँ पर मीडियम आ गया। सी जब दो चार्जेस के दरमियान आप मीडियम यूज करके तब कूलम लॉ का फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। किस तरह, एफ मीडियम सिंपल फोर्स के साथ क्या, कूलम फोर्स के साथ क्या आ जाएगा, एम ई डी, सिंपल एम आप लिख सकते हो, या एम ई डी का मतलब क्या है, मीडियम। जब फोर्स मीडियम, एफ मीडियम इज इक्वल टू के, जो कूलम कांस्टेंट था उसके साथ भी आपने क्या लिखना है, मीडियम, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब याद रखना के जब वैक्यूम था, यहाँ पर आपने सिंपल क्या लिखो, के इन वैक्यूम, या वैक्यूम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस। जब दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस हो, तब के की वैल्यू क्या थी, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट। मतलब ई नोट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब याद रखना के की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखना के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई मीडियम। जब ई के साथ जीरो, मतलब ई नोट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब के साथ आपने भी क्या लिखना है, यहाँ पर मीडियम, के मीडियम। जब के मीडियम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगी। किस तरह, याद रखना 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई मीडियम। ई मीडियम अब मैं बताऊंगा कि ई मीडियम ये किसके इक्वल है। याद रखना ई मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई नोट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाई ई आर। अब एक नया फैक्टर आ गया, याद रखना परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक बात आ गया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। याद रखना रिलेटिव लफ्स रिलेट करना, मतलब हम कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं कि एक दूसरे के हिसाब से, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके। किस तरह,
रिलेटिव परमिटिविटी वो परमिटिविटी हमने क्या किया, ई नोट हमारे साथ, ई नोट मैंने आपको पहले बताया था ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या एब्सोल्यूट परमिटिविटी है या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, आप तीनों नाम इसको दे सकते हो। ई नोट हमारे साथ क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85, सी 8, इसकी वैल्यू क्या है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, इसका यूनिट भी है। याद रखना ई नोट ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमारे साथ एक कांस्टेंट वैल्यू। अब रिलेटिव परमिटिविटी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वुड का अलग परमिटिविटी है, मिका शीट, जर्मेनियम, एयर, सबका क्या है परमिटिविटी, क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब उस सबका जो फोर्स को ब्लो करने की सलाहियत है। परमिटिविटी का मतलब क्या है, जब हम दोनों के दरमियान एक वैक्यूम यूज करते हो तो तब उस फोर्स को क्या करता है, परमिट करता है, ब्लॉक करता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये इस मीडियम की परमिटिविटी है, इस मीडियम की क्या है परमिटिविटी। तो हर मीडियम की परमिटिविटी क्या है अलग है, तो हर मीडियम की परमिटिविटी क्या है अलग है। तो हमने क्या किया, रिलेटिव परमिटिविटी, हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करते हैं। मतलब क्या किया, किस तरह, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हवा का, तो मतलब एयर का रिलेटिव, एयर का परमिटिविटी क्या है 1। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी पूछूं, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल दे रहा हूं, सही है, कि प्लास्टिक की परमिटिविटी, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि प्लास्टिक की परमिटिविटी क्या है 4, सही है 4, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है 4, परमिटिविटी नहीं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ये आप रिलेटिव परमिटिविटी क्या है 4। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, इस क्या ई नोट के साथ 4 को क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई ई नोट, मतलब ई नोट हमारे साथ क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी उसकी परमिटिविटी, मतलब प्लास्टिक की क्या हो जाएगी परमिटिविटी। मतलब हमने क्या किया रिलेटिव परमिटिविटी, हम हर चीज की परमिटिविटी तो याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को मालूम करते हैं, बाद में उससे क्या करते हैं उसकी परमिटिविटी हमें मालूम हो जाती है। सिंपल रिलेटिव परमिटिविटी ये परमिटिविटी वो परमिटिविटी है जो हम क्या करते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर करके फिर क्या करते हैं हम निकालते हैं। सही है, रिलेटिव परमिटिविटी सिंपल ये है, जब हम वैक्यूम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर करके क्या करते हैं निकालते हैं। किस तरह मैंने आपको बता दिया कि प्लास्टिक के अगर लेट सपोज उसकी परमिटिविटी क्या है 4, तो उसका मतलब क्या है 4 गुना ये मीडियम की परमिटिविटी, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का 4 गुना। अगर आपका बुक में एक टेबल भी गिवन है, नहीं ये सारे बुक में परमिटिविटी लिखे, वो सारे क्या है रिलेटिव परमिटिविटी है, वो क्या है परमिटिविटी, वो क्या है आपके साथ सारे रिलेटिव परमिटिविटी है। वहाँ पर 4, 5 हर किसी की अपनी वैल्यू लिखी, वो रिलेटिव परमिटिविटी। जब उस परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी को आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब वो आपके साथ क्या कि उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी सिंपल कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी वो परमिटिविटी है जो हम क्या करते हैं फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ कंपेयर करके फिर निकालते हैं। अगर लेट सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया कि जर्मेनियम की एग्जांपल दे रहा है कि जर्मेनियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी परमिटिविटी क्या है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ तो मतलब क्या है उसकी परमिटिविटी 2 गुना है। सही है, तो आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है 8.85 10⁻⁻12, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ उसकी परमिटिविटी आएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं फिर हम परमिटिविटी उस मीडियम की निकालते हैं। अब ई मीडियम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल है एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए मैं इसके की वैल्यू में ई मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह मैं क्या लिखूंगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय ई आर। तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी के मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4/5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए मैं अब के की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुट करूंगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4/5 ई नॉट और ई आर। सी है क्योंकि के की वैल्यू क्या हो गई अब मॉडिफाई हो गया अगर आप मीडियम यूज करेंगे इज इक्वल टू बाकी उसी तरह Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बाकी सारी चीजें आपने क्या करना है सेम लिखनी है। इसी तरह एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई आर 1 डिवाइडेड बाय 4/5 ई नॉट Q1 Q2, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको बताऊंगा बाद में। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करूंगा कि फोर्स इन अ मीडियम और फोर्स इन अ वैक्यूम, जब आप एक क्या करते हो उसके दरमियान क्या यूज करते हो एक मीडियम यूज करते हो तो उस वहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक रिलेशन ड्राइव करूंगा वैक्यूम फोर्स इन अ वैक्यूम और फोर्स इन अ मीडियम को कंपेयर करके एक रिलेशन ड्राइव करूंगा। ये आपने अभी याद रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड, तो याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपने निकालना है तो सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मीडियम की परमिटिविटी से क्या करो डिवाइड करो। ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्या है रेशियो, याद रखना रेशियो का यूनिट नहीं होता है। तो इसलिए रेशियो कुछ रेशियो है जिसका यूनिट जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रेशियो है मगर उसका क्या है यूनिट है। तो इसलिए
अब यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एक रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है, तो दोनों के यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर वैक्यूम। यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, कुछ आपके साथ एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि फॉर एवरी मीडियम। एवरी मीडियम का मतलब क्या है कि हर इंसुलेटिंग मीडियम के लिए। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो इसलिए आप इसको करें, बुक में क्या लिखा है, फॉर एवरी मीडियम। अब इस तरह मेटल तो भी एक मीडियम है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फॉर एवरी इंसुलेटिंग मीडियम, क्योंकि एवरी इंसुलेटिंग मीडियम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, वो 1 से क्या है, ग्रेटर है। हर इंसुलेटिंग मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, एक्सेप्ट क्या है, फॉर वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, 1 होता है। याद रखना है वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज ना हो, कोई भी मीडियम ना हो, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, 1 होगा। जब 1 होगा ना, 1, अब यहाँ पर आप फाइंड भी कर सकते हो इस मीडियम की। यहाँ पर हम मीडियम क्या यूज कर रहे हैं, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस तो एक मीडियम नहीं है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 1 को ई नोट हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या थी, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो इसके साथ जब आप 1 मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आएगी। मैंने पहले भी बता दिया, जब यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगा तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही 8.85 10⁻⁻12। मगर यहाँ पर कोई और दूसरा मीडियम आप यूज करोगे तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई और मीडियम यूज करोगे तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फॉर मेटल याद रखना, मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि फॉर एवरी मीडियम, बुक में क्या लिखा हुआ है, एवरी मीडियम में तो मेटल भी आ गया, मगर यहाँ पर आपने लिखना है फॉर एवरी इंसुलेटिंग मीडियम। अगर आप फॉर एवरी इंसुलेटिंग मीडियम तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। फॉर वैक्यूम क्या हो जाएगी, वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी, जबकि मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, डायमेंशनलेस, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है और इसका नो यूनिटलेस, ना इसका डायमेंशन है ना इसका क्या है, यूनिट है। रिलेटिव परमिटिविटी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रिलेटिव परमिटिविटी का ना यूनिट है ना डायमेंशन है। अब इसके बाद ग्रेटर द परमिटिविटी ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। अब अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पर मैंने एक मीडियम यूज किया, उसका जो परमिटिविटी है वो कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वहाँ पर वो फोर्स को ज्यादा ब्लो करेगा। लेट्स सपोज इस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, तो ये जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा या Q1 Q2 पर लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जब फोर्स लगाएंगे ना, तो अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी ना, जब मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फोर्स क्या होगी, ब्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब फोर्स को क्या करेगा, ज्यादा ब्लो करेगा। एक दूसरे जो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे तो वो फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ब्लॉक करेगा। तो इसलिए अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वो फोर्स वहां पर फोर्स को अलाउ नहीं करेगा, फोर्स को बहुत ही कम अलाउ करेगा चार्जेस एक दूसरे पर लगाने के लिए। सही है, तो अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब वहां पर फोर्स को ज्यादा रेजिस्ट करेगा। सही है, फोर्स को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, ये आपने याद रखना है। अब रिलेटिव परमिटिविटी का जो कुछ बुक्स में इसके मुख्तलिफ नाम है, आपने इससे घबराना नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी ER को हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं और डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये क्या है, इन तीनों के नाम, मतलब ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। तो अभी मैंने बता रहा कि इससे आपने क्या करना है, इसे एक रिलेशन ड्राइव करना है। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट करो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अब कूलम फोर्स हमने पढ़ लिया। मैंने आपको क्या बता दिया कि फोर्स इन अ मीडियम एंड फोर्स इन अ वैक्यूम, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला क्या था कि फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ER का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हमने 1 डिवाइडेड बाय ER मतलब 1 डिवाइडेड बाय ER का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसको मैंने अलग कर लिया। बाकी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसको ना, ये मैंने आपको पहले ही करवाया था, इससे पहले कि जब कोई भी मीडियम ना हो तो ये किसके बराबर था, कूलम फोर्स के वहां पर बराबर था। कहने थे कि कूलम फोर्स जब क्या हो, वैक्यूम हो, तो वहां पर कूलम फोर्स का फार्मूला क्या रहा था, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसलिए मैं इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा, F इन अ वैक्यूम। सही है, और 1 डिवाइडेड बाय ER को उसी तरह लिखूंगा। इस तरह मैंने इस तरह लिख लिया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। सही है, 1 डिवाइडेड बाय ER को मैंने उसी तरह लिख लिया, F फोर्स इन अ मीडियम उसको उसी तरह लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसको मैंने उसी तरह लिख लिया। और ये पूरा किसके इक्वल है, फोर्स इन अ वैक्यूम। अभी मैंने आपको करवाया था जब कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो तो फिर कूलम फोर्स किसके इक्वल था, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसलिए इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय
F in a वैक्यूम, सही है। तो इस तरह अब ये वैक्यूम वन से फोर्स इन अ वैक्यूम वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस वही क्या हो जाएगा, F इन अ फोर्स इन अ वैक्यूम, वापस वही बन जाएगा। तो इसलिए अब मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम, तो सिंपल फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। जब मीडियम आ जाए किसी भी दो फोर्सेस के दरमियान, तो फिर हम उस मीडियम की परमिटिविटी को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी से। मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करके वहां पर क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं। तो अब किस तरह, F in a medium is equal to F in a vacuum divided by ER, रिलेटिव परमिटिविटी। इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सके, यहाँ पर देखना कि मीडियम का फोर्स इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, ज्यादा था, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा था, तो वहां पर फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, कम था, रिलेटिव परमिटिविटी कम था, तो वहां पर फिर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए फोर्स इन अ मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इस हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जब आप दो चार्जेस के दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हो, तो ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस बाय अ फैक्टर ER के फैक्टर से वहां पर फोर्स को रिड्यूस करते हैं। ER का मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर ER रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 थी, तो फोर्स इन अ मीडियम 2 गुना कम हो जाएगी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 4 थी, तो फोर्स इन अ मीडियम 4 गुना कम हो जाएगी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 थी, तो फोर्स इन अ मीडियम 5 गुना कम हो जाएगी। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी, जब आप डाई इलेक्ट्रिक किसी भी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम यूज करोगे, तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस फैक्टर के साथ, ER फैक्टर। ER की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2, 5, 6, जितनी उसकी वैल्यू होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। अब आप कहोगे कि फोर्स इन वैक्यूम और ER इन दोनों का क्या रिलेशन है। याद रखना, जब दो चीज डिवाइड हो रही होंगे ना, या फिर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER रिलेटिव, जब दो चीजें डिवाइड हो रही होंगी, तो याद रखना उन दोनों का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर फोर्स इन वैक्यूम कम होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी भी कम होगा, अगर फोर्स इन वैक्यूम ज्यादा होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए फोर्स इन वैक्यूम और ER का डायरेक्ट रिलेशन है, मगर फोर्स इन मीडियम और ER का इनवर्स रिलेशन है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट मैंने एक एडिंग दी है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखो। याद रखना वेक्टर फॉर्म, फोर्स हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका कोई ना कोई डायरेक्शन क्या होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो इसलिए फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और फोर्स के ऊपर मैंने वेक्टर का निशान लिखा है, और साथ में R यूनिट वेक्टर, आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साथ साथ में फोर्स का डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मगर इसका काम क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। इसका मैग्नीट्यूड क्यों 1 होता है, क्योंकि इसलिए जब ये फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए बाकी वैल्यू को इफेक्ट ना करे, इसलिए इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इसका काम क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट करना। अब कूलम्ब फोर्स क्या है, इसका डायरेक्शन याद रखना, ये यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर और डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इस यूनिट वेक्टर की जगह आर कैप की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो इसलिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इस यूनिट वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख लिया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो आर वेक्टर ऊपर आ गया और आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आर क्यूब बन गया। तो इसलिए कूलम्ब लॉ को आप इस फॉर्म में भी आपसे एमसीक्यू कि किसका इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर क्यूब आ रहा है, क्यूब तो कूलम्ब लॉ में नहीं आ रहा है, तो आपने यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर वेक्टर आर वेक्टर लिखा था तो फिर ये इक्वेशन भी सही है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है, ये इक्वेशन भी सही है, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म भी आपने याद करना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द फोर्सेस। अब याद रखना फोर्सेस का नेचर, मतलब कूलम्ब लॉ का जो फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किस नेचर का है। याद रखना ये कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अब अट्रैक्टिव नेचर का किस तरह होगा, अगर आपके साथ कूलम्ब फोर्स, लेट्स सपोज आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, सही है, जनरल न्यूमेरिकल दे दिया, वहां पर के की वैल्यू तो आपको पता है, वहां पर कोई भी मीडियम यूज नहीं हो रहा था, वहां पर दो चार्जेस की वैल्यू, एक चार्ज 1 के 4 कूलम, चार्ज 2 3 कूलम, और साथ में उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कुछ भी दे दिया, 3 मीटर 4 मीटर, आपके साथ आंसर आ गया, लेट सपोज आंसर आ गया -10 न्यूटन, सही है, -10 न्यूटन। अब आपसे पूछा है कि ये जो आपके साथ -10 सिंपल न्यूमेरिकल दे दिया,
अब अपने हल सोल्व भी कर ले। आपसे पूछा है कि ये -10 न्यूटन जो आ रहा है ये फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है या रिपल्सिव नेचर का फोर्स। तो अट्रैक्टिव नेचर का आप किस तरह फाइंड करोगे, याद रखना अगर आपके साथ आंसर क्या था, फोर्स की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव में थी, फोर्स की वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी, तो याद रखना वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब वहां पर दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वहां पर दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे। सही, अब किस तरह, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्ज। अगर आप लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कोई भी हो सकता है ना, पॉजिटिव चार्ज आपको वैल्यू दे उसकी 3 कूलम और नेगेटिव चार्ज 4 कूलम, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे -12, सही है, वैल्यू क्या आ जाएगी -12, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। तो इसलिए अगर वहां पर आपके साथ आंसर नेगेटिव में आ रहा है उसका मतलब क्या है, दोनों चार्जेस अपोजिट है, सही, दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट है, और वहां पर फोर्स आएगा अट्रैक्टिव नेचर का है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद अगर लेट सपोज आपसे आपके साथ आंसर आ गया, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया या सिंपल आपको फोर्स दे दिया -10 कूलम 30, कुछ भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए, आपसे आपको एमसीक्यूज दे दिया क्या +10 कूलम, यहाँ पर लिख लिया +10 न्यूटन, नहीं कूलम नहीं न्यूटन। अब आपसे पूछे कि ये फोर्स कूलम फोर्स है ये क्या अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव, तो याद रखना अगर फोर्स कूलम फोर्स पॉजिटिव में था, याद रखना यहाँ पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स पॉजिटिव में था तो उसका मतलब क्या है, वो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, वहां पर चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे। अब किस तरह, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है या तो दोनों चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे, किस तरह, लेट्स सपोज 3 कूलम दे दिया और दूसरा कोई भी दे सकता है आपके साथ 5 कूलम दे दिया, दोनों क्या है, पॉजिटिव में। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। 3 4 3 5 15 प्लस 15 कूलम आएगा, या तो दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव, सही है, यहाँ पर -3 कूलम -5 कूलम। अगर आप -3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब दो वैल्यू माइनस में होंगी आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आंसर पे भी क्या आ रहा है, +15 कूलम, यहाँ पर भी +15 कूलम आ रहा है, ऊपर भी +15 कूलम आ रहा है, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, 15 कूलम आ रहा है। तो मतलब जब आंसर आपके साथ प्लस में होगा तो इसका मतलब ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, फोर्सेस, वहां पर अगर वैल्यू फोर्स की पॉजिटिव आ रही थी तो मतलब वहां पर फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, और दोनों चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब इसके बाद कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, याद रखना ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलम फोर्स क्या है, म्यूचुअल फोर्स है, आपके बुक में हेडिंग भी गिवन है कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स। अब किस तरह कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल का मतलब क्या है, इसी तरह ग्रेविटेशन फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है, जिस तरह कूलम फोर्स, ये क्यों कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, याद रखना। यहाँ पर मैंने जितना भी लिखा हुआ है ये आपको मैं बताऊंगा आगे भी, इसके बाद कूलम फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ बताऊंगा। सही, आप यहाँ पर आपने सिर्फ जो ये पॉइंट मैंने लिखे इसको आपने समझना है, नेक्स्ट बोर्ड में मैं इसको और डिटेल से समझाऊंगा। अब कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स, अब किस तरह, लेट्स सपोज यहाँ पर एक चार्ज जैसे एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, सही है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 100 कूलम, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 20 कूलम। ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये Q1 है हमारे साथ और ये Q2, सही है, Q2, और ये Q2 इस पर फोर्स लगा रहे हैं और Q1 इस पर फोर्स पर लगा रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर आप मैं आपसे पूछूं क्या 100 कूलम जो Q1 है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है या जो 20 कूलम वाला फोर्स है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या 100 कूलम, नहीं। याद रखना म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, क्योंकि कूलम फोर्स कौन सा लॉ ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि एक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, मगर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस तरह जितना कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर मतलब जितना एक्शन लगाएगा उतना ही वहां पर उस ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा, रिएक्शन, मगर अपोजिट इन डायरेक्शन, मगर मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। याद रखना जितना फोर्स 100 वाला कूलम Q2 पर लगा रहा है, 20 कूलम पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये 20 वाला कूलम 100 कूलम पर लगा रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, तो याद रखना इन दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, 1:1। आपसे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एक चार्ज 4 कूलम है, एक चार्ज 100 कूलम है, दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट है या दोनों चार्जेस, कुछ भी आपको स्टेटमेंट लंबा चौड़ा देकर आप आपसे पूछे कि आप इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है दोनों, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1। क्यों 1:1, अगर कूलम 1 मतलब चार्ज 1 Q2 पर 100 कूलम लगा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में Q2 Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स, इसका क्या है, रेशियो 1:1 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि किस तरह
Q1 Q2, यहाँ पर Q1 अगर Q2 पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है F21। F21 का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने वेक्टर भी लिखा है R21 से, R21 से यूनिट पे मैंने यहाँ पर वेक्टर भी लिखा है। तो कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि F21 का मतलब ये है, F21 का मतलब ये है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2, मतलब Q1 फोर्स लगा रहे हैं Q2 पर, Q2 पर। इसका मतलब क्या है F21 का मतलब ये है कि Q2 पर फोर्स लगा रहा है Q1। इसी तरह यूनिट वेक्टर भी, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1, मतलब फोर्स Q2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। इसी तरह F21 इज इक्वल टू, अगर आप इसका कूलम फोर्स के फार्मूले लिखोगे तो सिंपल F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर 21 और R K। इसी तरह उसका अगर आप F21 का मतलब क्या, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 बाय Q2, मतलब फोर्स F2 पर, मतलब F1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। इसका मतलब ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1, कौन लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। इसको मैंने अपोजिट लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन बाय Q1, फोर्स एक्सर्टेड, सही है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, सही है, मैंने अपोजिट लिखे। ये मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ किस्म के लिखे हुए, आपने इससे घबराना नहीं है, सही है। इस F21 का मतलब क्या है कि फोर्स क्या है, मतलब Q2 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, F21 का ये मतलब है। और F21 मतलब F21, इसी तरह F12 का मतलब क्या है, 1, पहले डिजिट को आपने पहले 1 लिखा है बाद में 2, मतलब Q1 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। इसका मतलब ये है, सिंपल, आपने इससे घबराना नहीं है, सही है। मुख्तलिफ बुक में इसको मुख्तलिफ किस्म से लिखे हुए, मुख्तलिफ फॉर्म में लिखे हुए, तो आपने सिंपल जो मैंने बता दिया, आपने पहले डिजिट को देखना है। पहले डिजिट क्या लिखा हुआ, 1, मतलब 1 पर फोर्स लग रहा है, बाद में क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब 2 लगा रहे हैं, सही है, इस तरह। अब इसी तरह ये Q2 इसी तरह Q1 पर लगा रहेगा, तो F12 का मतलब क्या है कि फोर्स 1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा चार्ज लगा रहा है। तो इसलिए आप इसको कूलम फोर्स में वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R वेक्टर 1 2। तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, कूलम फोर्स को हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। तो इस तरह कूलम फोर्स क्या है, मैंने बताया कि म्यूचुअल फोर्स है, सही है। म्यूचुअल फोर्स को आपको समझ आ गया। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, वो मासेस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, चाहे 100, अगर आपको किसी तरह भी कंफ्यूज कर सकते हैं, 100 कूलम देकर साइड में, एक 100 कूलम में, एक 2 कूलम में, आप से कहोगे कि कौन ज्यादा चार्ज लगा रहे हैं, 100 कूलम Q2, 100 कूलम ज्यादा फोर्स लगाएगा या 2 कूलम, तो आपने बताना है दोनों क्या रेशियो क्या होगा, 1:1। क्यों, अगर आपसे पूछो क्यों, क्योंकि जो कूलम ला है वो एक कूलम फोर्स है, वो एक म्यूचुअल फोर्स है। वो क्या करता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा था कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जितना एक्शन किसी भी बॉडी पर लेकेगा, उतना अपोजिट डायरेक्शन में उस पर रिएक्शन लेंगे। लेट्स सपोज, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं, एक वॉल है ना, यहाँ पर एक, अगर आप इस गेंद को इस वॉल पर लगाओगे, सही है, ये बाल को इस गेंद के साथ क्या करोगे, ये बाल को इस दीवार के साथ हिट करोगे, तो ये दीवार ज्यादा रिएक्शन लगाएगा बाल पर, नहीं, जितना आपने बाल को एक्शन दिया उतना दीवार वो क्या करेगा, बाल पर रिएक्शन देगा। तो इसलिए दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। जितनी फोर्स, अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स से बाल को फेंका, तो दीवार उस पर अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। तो दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो 1:1। इसके बाद आप ये लिखो, इसके बाद कूलम लॉ को आप मजीद जारी करते हैं, सही है। तो यहाँ तक अगर आपने नोट करना है, एमसीक्यू मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं साइड पर हो जाता हूँ। इसके बाद हम कूलम लॉ को कंटिन्यू करेंगे। अब कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने भी पढ़ लिया। कूलम लॉ का हमने क्या बताया कि कूलम लॉ कौन सा लॉ ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ, सही है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब वही एफ फोर्स 1 2, इसी तरह 2 1 को मैंने दोनों को यहाँ पर लिख लिया कि फोर्स 1 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 2 1, सही है। क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम थे, दोनों फोर्सेस क्या थे, सेम थे, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम था, मगर सिर्फ डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट, तो इसलिए मैंने माइनस लिख लिया। इसी तरह दोनों की यूनिट वेक्टर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल। R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है तो इसके यूनिट वेक्टर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसलिए आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा है कूलम लॉ से कि इफ टू कूलम, या हमारे साथ सी का मतलब क्या है, कूलम, 2 कूलम चार्ज है एंड 50 कूलम, एक 50 कूलम चार्ज है प्लेस टू नियर, दोनों चार्जेस है, लेट्स सपोज चार्ज 1 और चार्ज 2, दोनों को आपस में करीब रख लिया, सही है। अब आपसे पूछे कि इन दोनों फोर्सेस के रेशियो बता दो, कि फोर्सेस के रेशियो बता दो, यहाँ पर फोर्सेस के रेशियो क्या होंगे।
अब मैंने अभी आपको बता दिया कि कूलम लॉ कौन सा लॉ है, कूलम फोर्स कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। आपको मैंने बता दिया जितना फोर्स आपने मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है, जित मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है। लेट्स सपोज ये Q1 चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है और ये 50 कूलम चार्ज है। जितना फोर्स Q2 मतलब 2 कूलम वाला चार्ज 50 पर लगाएगा उतना ही फोर्स 50 कूलम वाला चार्ज 2 कूलम पर लगाएगा, क्योंकि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। जितना फोर्स एक चार्ज दूसरे पर लगाएगा उतना चार्ज दूसरे पर लगाएगा, दूसरा चार्ज उतना ही उस दूसरे पर लगाएगा, क्योंकि यह मास पर डिपेंड नहीं करता कि एक चार्ज बहुत ज्यादा है और एक चार्ज का मास बहुत ज्यादा है और एक चार्ज का मास कम। ज्यादा वाला मास कम मतलब ज्यादा वाला मास चार्ज, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज जो कम, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस वो ज्यादा वाला मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जबकि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वो क्या करेगा, वो कम फोर्स लगाएगा। नो, जितना मैग्नीट्यूड स्मॉल वाला लगाएगा दूसरे पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा वाला चार्ज उस स्मॉल पर लगाएगा। ये क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अगर आप जितनी फोर्स से आप बाल को दीवार को हिट करते हो ना, तो जो आपने बाल दीवार की तरफ फेंका तो वापस दीवार उस बाल पर क्या करेगा, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, वो बाल क्या करेगा, वापस बैकवर्ड आएगा। सही है, तो इसलिए दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, मैग्नीट्यूड को आपने नहीं देखना है कि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एक का कम है, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल। चार्ज 1 जितना Q2 पे लगा रहेगा उतना Q2 Q1 पे लगा रहा होगा, चाहे जितना उसका एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो एक का कम हो, इसको आपने नहीं देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 1:1 होगा। जितना Q2 मतलब जितना 2 कूलम 50 पे लगा रहेगा उतना 50 कूलम 2 पे लगाएगा। अब इसके बाद मैंने ग्राफ लिखा है कि कूलम लॉ के ग्राफ, आपसे पूछे कि F वर्सेस R का ग्राफ बनाओ। अभी मैंने आपको कूलम लॉ का फार्मूला बताया कि वहां पर फोर्स का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन, ये एमसीक्यूज मैंने भी आपको बताया कि कूलम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, तो इसलिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब इनवर्स रिलेशन होगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, मतलब ग्राफ क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, क्योंकि पावर के साथ है, फोर्स क्या है तो ग्राफ इसलिए बिल्कुल क्या करेगा, कर्व आएगा। फोर्स तेजी के साथ कम होगा, फोर्स क्या होगा, तेजी के साथ कम होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ क्या है, रिलेशन है। फोर्स और आर के साथ क्या है, ग्राफ क्या आएगा, कर्व आएगा, एक्सपोनेंशियली क्या आएगा, कर्व आएगा। तो इस पर मैं भी एक एमसीक्यूज बताऊंगा कि डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स कितनी गुना कम होती है, डिस्टेंस को 3 गुना से फोर्स कितनी गुना, ये अभी इसके बाद में एमसीक्यूज की फॉर्म में समराइज करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको इस तरह के एमसीक्यूज भी, आपको इस तरह के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए फोर्स और आर के दरमियान ग्राफ कौन सा बनेगा, कर्व बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, बिल्कुल इस तरह तेजी से नीचे की तरफ आएगा। सही है। अब इसके बाद दूसरा, अगर आपसे पूछे कि फोर्स और 1 आवर और 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के साथ, फिर ग्राफ क्या बनेगा, फिर ग्राफ लीनियर बनेगा। अब यहाँ पर क्यों, यहाँ पर सिंपल आर के साथ, फोर्स का सिंपल आर के साथ, मतलब सिर्फ फोर्स, अगर आप यहाँ पर आर स्क्वायर लगाओ भी मसला नहीं है, फोर्स और आर स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, मगर फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है 1 आवर आर स्क्वायर। अगर आप इसको एक वेरिएबल कंसिडर करोगे, 1 आवर आर स्क्वायर को एक वेरिएबल कंसिडर करोगे, तो तब फोर्स का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सही, अगर आप सिर्फ आर को कंसिडर करोगे, सिर्फ डिस्टेंस को कंसिडर करोगे, तो तब फोर्स और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। मगर आप 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को एक वेरिएबल कंसिडर करोगे, तब फिर फोर्स का इसके साथ क्या होगा, 1 आवर आर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो फिर ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट आता है, लीनियर आता है। सही है। अभी मैंने आपको बता दिया फोर्स इन अ वैक्यूम इज ग्रेटर देन ऑलवेज फोर्स इन अ मीडियम, क्योंकि अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि एफ फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए फोर्स इन अ मीडियम हमेशा कम होता है फोर्स इन अ वैक्यूम के साथ, क्योंकि जब रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है तो फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स इन अ मीडियम कम हो जाती है। ये भी आपने याद रखना है, हमेशा फोर्स ऑफ अ वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वाला फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि उसके दरमियान आपने कोई भी मीडियम पे, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं होता है। सही है। तो इसलिए फोर्स दोनों चार्जेस एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं। जब आप इन दोनों के दरमियान कोई भी मीडियम प्लेस करते हो, तब वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर कम फोर्स लगाते हैं। तो इसलिए मीडियम वाला फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू वैक्यूम वाला फोर्स। अब इसके बाद मैंने एक और एमसीक्यूज बता यहाँ पर लिखा है, इस एमसीक्यूज को हम लास्ट में करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दोनों कांस्टेंट के कूलम कांस्टेंट और ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इन दोनों को मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में इसका एसआई वैल्यू, एसआई यूनिट वैल्यू भी बताऊंगा, इसका एसआई यूनिट, इसका बेस यूनिट, इसका डायमेंशन, ताकि इसका आपको कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई आपके साथ इसका मतलब कंफ्यूजन ना हो। याद रखना इसका एसआई के का एसआई वैल्यू, सी एसआई यूनिट में के का वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ इसी तरह ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। इसी तरह इसका एसआई यूनिट क्या है, के का एसआई यूनिट मैंने आपको बता दिया, फार्मूले से आप इसका एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हो, फोर्स कूलम फोर्स आप सिंपल। इसी तरह एब्सोल्यूट परमिटिविटी की और के की दोनों की
यूनिट क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा है समराइज करके, फिर भी आपको एसआई यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के का एसआई यूनिट है। इसी तरह एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या है, याद रखना के की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। याद रखना के और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जो यूनिट के का होगा सिर्फ उसी यूनिट को इनवर्स कर देना, उसी यूनिट को इनवर्स कर देना, वो किसका यूनिट बन जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्योंकि के और एब्सोल्यूट परमिटिविटी दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए सिर्फ इस यूनिट को क्या कर देना, रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, वो किसका यूनिट बन जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ पर न्यूटन है ना, यहाँ पर सिंपल न्यूटन के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप इसको तरतीब के साथ पहले न्यूटन लिखो, फिर कूलम, फिर मीटर, कोई फर्क नहीं होता। इसलिए पहले कूलम न्यूटन, तरतीब आपने जो भी रखनी है वो कोई मसला नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस में आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपने माइनस में कर देना। यहाँ पर कूलम माइनस में, माइनस स्क्वायर, यहाँ पर आपने कूलम को +2 कर देना है, सिर्फ यूनिट को रिवर्स कर देना है। इसी तरह इसका बेस यूनिट, बेस यूनिट क्या होगा, याद रखना अक्सर बेस यूनिट स्टूडेंट वहाँ पर लिखा होता है कि बेस यूनिट ऑफ के, वहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस यूनिट पर लगाते हैं। बेस यूनिट अलग होता है और इसी तरह एसआई यूनिट अलग होता है। तो बेस यूनिट क्या करोगे, बेस यूनिट को आप किस तरह यहाँ पर लिखोगे, बेस मतलब सिंपल बेस यूनिट, हमारे साथ 7 बेस यूनिट है, तो इसलिए आप इस यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर देना। जो यूनिट कन्वर्ट हो सके उसको कन्वर्ट कर देना, जो नहीं हो सके उसको नहीं करना। अब किस तरह, सिंपल यहाँ पर न्यूटन किसके इक्वल होता है, याद रखना न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही, ये न्यूटन। और इसी तरह मीटर स्क्वायर तो बेस यूनिट है। इसी तरह कूलम, इसको आप कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकेंड, कूलम किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाई मीटर, सही है। मीटर स्क्वायर को मैंने उसी तरह लिख लिया। फिर इसी तरह एम्पायर किसके, कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकेंड के इक्वल होता है, सही, एम्पेयर सेकेंड। यहाँ पर कूलम के ऊपर पावर क्या है, -2, तो इसलिए इन दोनों पर क्या है, इस पर भी -2 आएगा, इस पर भी -2 आएगा। अब सिंपल इसको समराइज करके किलोग्राम उसी तरह आएगा, 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो मीटर यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर, तो यहाँ पर मीटर क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर सेकंड का पावर -2 है और यहाँ पर -2, तो -2 -4 बन जाएगा। एम्पेयर की पावर -2, तो यहाँ पर -2 बन जाएगा। समझ आ गया, किलोग्राम, यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर की पावर क्या है, 2 है, तो मीटर की पावर 3 बन जाएगी। एस की पावर, सेकंड की पावर -4 किस तरह बन गई, यहाँ पर सेकंड की पावर -2 है और यहाँ पर -2 है, तो -2 -4 बन जाएगा। यहाँ पर एम्पेयर की वैल्यू क्या है, एम्पेयर की पावर क्या है, -2, तो यहाँ पर -2 बन गया। तो इसी तरह आप सिर्फ इस बेस यूनिट को रिवर्स कर देना, ये किसका बेस यूनिट बन जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का बेस यूनिट बन जाएगा। इसी तरह इसका डायमेंशन किस तरह निकालते हैं, किलोग्राम का डायमेंशन क्या है, एम, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद कर देना, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों को, सही है। किलोग्राम का मीटर, और मीटर के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, लेंथ, तो मीटर की पावर क्या है, 3, तो इस तरह 3 लिख लें। टाइम के लिए सेकंड किसका यूनिट है, टाइम, तो उसके लिए डायमेंशन हम क्या यूज करते हैं, टी, कैपिटल टी, टी की पावर -4। एम्पायर के लिए हम एम्पायर ही डायमेंशन यूज करते हैं, उसकी पावर -2 लगाएंगे। इसके बाद किलोग्राम का पावर क्या है, यहाँ पर किलोग्राम के लिए हम डायमेंशन एम यूज करते हैं, इसका पावर -1। मीटर के लिए लेंथ यूज करते हैं एल, इसकी पावर -3। सेकंड के लिए हम, सेकंड के लिए यहाँ पर टाइम यूज कर देना, सही है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एस, सही है, टी, और यहाँ पर एम्पेयर की पावर +2। सो सिर्फ इस डायमेंशन को क्या कर देना है आपने, एम्पेयर, इसकी डायमेंशन को आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, सही है। ये आपका डायमेंशन भी हो गया है। अब इसके बाद ये डायमेंशन, बेस यूनिट, एसआई यूनिट और एसआई यूनिट की वैल्यू। अब इसके बाद कूलम फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने कूलम फोर्स की बता दिया कि कूलम फोर्स कौन सी है, एक म्यूचुअल फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स भी है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, उसका नेचर जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह कूलम फोर्स कुछ और कैरेक्टरिस्टिक और भी बहुत सारे, मगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। कूलम फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशन फोर्स, ये क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कि स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशन फोर्स। इसी तरह फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कूलम फोर्स हमेशा कहाँ पर लगता है, अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन किस तरह, लेट सपोज यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, सही है, कोई भी हो सकता है, ये चार्ज 1 Q1 और ये Q2। इसी तरह Q1 Q2 पर लगाएगा, इसी तरह Q2 Q1 पर। किस तरह, लेट सपोज ये फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सही है, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स इस पर लगा रहे हैं, सही है। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, याद रखना ये हमेशा
अलोंग द सेंटर, मतलब ये इस सेंटर पर ये Q1 है, Q1 इस Q2 पर फोर्स लगाएगा मगर एग्जैक्ट अलोंग द सेंटर। इसी तरह Q1 पर लगाएगा अलोंग द सेंटर, मगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं लगाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन, डायरेक्ट अलोंग द सेंटर लगाएगा। इसलिए तो Q1 इसी तरह फोर्स लगाएगा Q2 पर अलोंग द सेंटर, इसी तरह Q1 भी Q2 पर लगाएगा अलोंग द सेंटर। ये उस तरफ नहीं लगाएगा, इस तरफ नीचे अपवर्ड इस तरह नहीं लगाएगा, अलोंग द सेंटर। इसी तरह ये फोर्स अलोंग द सेंटर लगा। इसी तरह मैंने बता दिया ये स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशन फोर्स, ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। इसी तरह ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इसके बाद ये क्या है, करेक्टरिस्टिक कूलम्ब फोर्स, ये कुछ करेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा है, ये लेट्स सपोज मैंने एक स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे ही आप स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह भी पूछा जा सकता है। इस Q1 हमारे साथ 4 कूलम, Q2 1 कूलम, Q4 2 कूलम और Q3 क्या है 3 कूलम, Q3 3 कूलम। अब आपसे पूछा है कि फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब आ रहेगा। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है मैक्सिमम फोर्स किस कॉर्नर के दरमियान आएगा, मैक्सिमम फोर्स किन दोनों, मतलब इन दोनों कॉर्नर के दरमियान, इन दोनों कॉर्नर के दरमियान, इन दोनों और इन दोनों, किस दो कॉर्नर के दरमियान फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर Q1 Q2 लेट सपोज फार्मूले के अंदर भी आप पुट कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सही है। Q1 और इसी तरह Q1 और Q2, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 4 1 जार 4। मैंने आपको पहले बता दिया कूलम फोर्स, अगर आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2। या फिर Q1 क्या है 1 कूलम 4 कूलम और या फिर Q2 क्या है 1 कूलम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 4 कूलम। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 2। अब इसके बाद 3 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, इसका आंसर क्या आ गया 6 कूलम, सही है। अब 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जार क्या आएगा 4 3 जार 12, सही है, Q1 और Q3। या पर 4 3 जार 12, 4 क्या आएगा 4 3 जार 12, तो ये क्या गया, इसका आंसर क्या आएगा 4 3 जार 12, 3 2 जार 6, इसका आंसर 6 आ गया। तो सिंपल आंसर क्या आएगा Q3, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा किसके दरमियान ज्यादा आ रहा है, Q1 और Q3 के दरमियान आंसर क्या है ज्यादा आ रहा है। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो। इसके बाद हम कॉलम ला के कुछ और पॉइंट्स रह गए उसको हम डिस्कस करेंगे, तो फिर कॉलम ला खत्म होगा। ये एमसीक्यूज हमने पढ़ लिया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर Q1 Q2 आंसर क्या आ रहा है 4 3 जार 12, सबसे दोनों इन दो कॉर्नर के दरमियान मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है Q1 और Q3। यहाँ पर Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 और R, यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर आल की जगह क्या लिखो, ऑप्शन को सही बना लो Q1 और Q3, इसलिए Q1 और Q3 में खुद कंफ्यूज हो गया कि ऑप्शन क्यों नहीं है, तो इसलिए 4 3 जार 12, तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इन दो कॉर्नर के दरमियान आ रहा है, तो इसलिए फोर्स भी इन दो कॉर्नर के दरमियान सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम फोर्स भी इन दो कॉर्नर के दरमियान होगा, सही है। तो आपने आपसे स्टेटमेंट मैंने मिटा लिया ये समझाने के लिए, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन Q1 और Q3, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे मतलब इसका आंसर ज्यादा आएगा, तो फोर्स भी ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इन दो कॉर्नर के दरमियान फोर्स मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इन दोनों का आंसर भी सबसे ज्यादा आ रहा है 3 4 जार 12। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज बन सकते हैं, अब इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब फोर्स का रेडियस मतलब डिस्टेंस स्क्वायर के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन है सबसे पहले, और फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अगर इसका मतलब क्या है, अगर आप फोर्स को क्या करोगे मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस में से अगर आप एक चार्ज, अगर वो आपसे पूछे एदर चार्ज, एदर का मतलब क्या है एक चार्ज, इन दोनों में से किसी भी एक का, एदर का मतलब किसी भी एक, अगर आपसे पूछे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज इज डबल, एदर का मतलब क्या है किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक का, अगर वो आपसे पूछे इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का अगर हम मैग्नीट्यूड डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, तब फोर्स क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, आपसे पूछे कोई भी एक चार्ज, लेट सपोज मैं Q2 का मैग्नीट्यूड क्या करूंगा डबल करूंगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल, अगर आपसे वो क्या पूछे तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, फोर्स भी क्या हो जाएगी 2F, 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर वो आपसे इस तरह पूछे ना, अगर वो आपसे पूछे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल देन फोर्स विल बिकम, अगर आपसे पूछे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल किया जाए देन फोर्स क्या होगा। अब मैंने आपको बता दिया
कि फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपसे पूछे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे तो फिर क्या होगा, लेट्स सपोज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, चार्ज का यूनिट क्या है 2, तो यहाँ पर भी 2 कूलम और 2 कूलम, 2 2 आर 4, तो फोर्स भी कितनी गुना बढ़ जाएगी 4 टाइम, तो फोर्स नहीं फोर्स क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल। क्योंकि ये आंसर यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 4, तो फोर्स भी कितनी गुना हो जाएगी, उतनी गुना बढ़ जाएगी। तो आपको समझ आ गया इस डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये। इस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब हम दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल करेंगे, डबल का मतलब क्या है 2 2 टाइम 2 2, या आपसे पूछा हम 4 4 गुना इंक्रीज करेंगे, अगर आपसे पूछो 4 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो फिर 2 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 4 16, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपको देंगे तो उसी के मुताबिक फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकते हैं। अब इसके बाद रेडियस, अगर आपसे पूछे कि अगर आप यहाँ पर फोर्स को हम क्या रखिए कांस्टेंट, इस केस में मैं फोर्स को क्या लेता हूँ कांस्टेंट, फोर्स क्या है सेम, मतलब फोर्स क्या रहेगा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपसे पूछा हम डिस्टेंस को डबल करेंगे देन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूँ, यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो आर डबल का मतलब क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, आंसर 4 आ गया। अगर आपसे पूछे इफ द डिस्टेंस इज डबल, यहाँ पर नहीं है आर, ये भी आपने समझना है कि जो चीज डिवाइड में आ रही होंगी ना, तो डिस्टेंस और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो दोनों चार्जेस का और डिस्टेंस का दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब फोर्स को हम क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे। अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस को हम डबल करेंगे, डबल का मतलब क्या है, तो आर को आप 2 टाइम बढ़ा दो, तो 2 लिखो और फिर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, तो जब डिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा तो आपसे पूछे कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 2 टाइम, क्या हो जाएगा 2 2 टाइम, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 2 टाइम हो जाएगा। अगर वो क्या कहेगा कि जब डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए दोनों चार्जेस, अगर वो आपसे पूछे कि जब डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ एक चार्ज का, बाकी को अगर मतलब क्या करे इग्नोर कर दिया जाए तो फिर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 4 टाइम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल, डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपने स्क्वायर लेना है, यहाँ पर जो भी आपसे पूछे डबल का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फिर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का पर क्या इफेक्ट होगा, दोनों चार्जेस पर क्या इफेक्ट होगा, तो दोनों चार्ज 2 2 टाइम क्या हो जाएंगे इंक्रीज, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो दोनों को 2 टाइम इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अगर आपसे पूछे कि इफ द डिस्टेंस इज 4 टाइम, अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए 4 टाइम, 4 टाइम का मतलब क्या है कि आपने आर का स्क्वायर, क्योंकि 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो 4 का क्या लोगे स्क्वायर, तो 4 टाइम जब 4 का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा 16। अब आपसे पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर क्या इफेक्ट होगा, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 4 आएगा 4 कूलम, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 4 कूलम। क्यों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो आंसर वही 16 आ गया। इस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से पूछा कि जब डिस्टेंस को हम क्या करेंगे 6 टाइम करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, फिर इन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना बच जाएंगे, दोनों का 6 6 हो जाए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 36। इस तरह से एमसीक्यूज और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फोर्स क्या रहेगा इस केस में कांस्टेंट, फोर्स को आपने नहीं चलना है। अब आपसे लास्ट के कूलम फोर्स का रेडियस के साथ, रेडियस को या डिस्टेंस से, ये सिंपल ये डिस्टेंस है, रेडियस तो नहीं है, तो फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसको मैंने पहले भी बता दिया कि फोर्स कौन सा रिलेशन ओबे करता है, कूलम ला, कूलम फोर्स इनवर्स स्क्वायर ला, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर आपसे पूछे, इससे ज्यादा एमसीक्यूज आ जाते हैं इस फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से। अगर आपसे पूछे कि अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं डिस्टेंस को 6 टाइम करूं तो देन फोर्स क्या होगा, फोर्स फिर क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस को 6 टाइम करूं, तो सिंपल आपने यहाँ पर पुट करना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और आर स्क्वायर। डिस्टेंस को मैंने कितने टाइम किया है 6 टाइम, सिंपल 6 डिस्टेंस यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ उसका स्क्वायर आपने लेना है, 6 का स्क्वायर 6 6 36, तो फोर्स कितनी टाइम, अगर मैं डिस्टेंस को 6 टाइम करूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा 16, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 6 6 36, 36 टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। मैंने डिस्टेंस को कितना कर लिया बढ़ा लिया। अगर आपसे पूछा 6 टाइम इंक्रीजेज, 6 टाइम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी 36 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इससे पता है अगर मैं डिस्टेंस को क्या करूँ डबल कर दूँ, डिस्टेंस को क्या करूँ डबल करूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दूँ तो फोर्स 4 टाइम क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सक्यूज पूछे। अगर आप मैं आपसे सिंपल इस तरह को कि अगर मैं डिस्टेंस को क्या करूं, डिस्टेंस को 2 टाइम
फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं डिस्टेंस को क्या करूं, हाफ कर दूं, मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो हाफ कर दूं तो फोर्स कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अपने वर्डिंग पर गौर करना है। मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम। हाफ का मतलब क्या है, कम। तो जब मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आर की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4 और फोर्स। तो ये 4 यहाँ पर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फोर्स कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम। अगर मैं डिस्टेंस को मतलब 1/4 टाइम डिक्रीज करूँ तो तब फोर्स पर क्या हो जाएगा। इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया, डबल कर दूं। मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस को डबल कर दूं 2 टाइम। तो डिस्टेंस को डबल करने का मतलब क्या है, मैंने डिस्टेंस को दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, तो फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस को क्या करूं, 4 टाइम बढ़ा दूं तो फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसी तरह मैं फोर्स डिस्टेंस को 6 टाइम बढ़ा दूं तो फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 36 टाइम क्या हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स 36 टाइम, यहाँ पर 16 गुना डिक्रीज होगी, यहाँ पर 4 गुना फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लेना है, फोर्स उतना टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर कूलम लॉ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने सिंपल ये रिलेशन याद करने हैं कि इस तरह इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यूज रह गया है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो अपने लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। सही है। अल्लाह हाफिज़।